हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि करंट अफेयर्स की है उसका अपडेटेड मटेरियल दैट इज फ्रॉम फेब टू अप्रैल उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ प्रसन्ना वर्मा। तो आइए चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अंदर पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो हम लास्ट पार्ट में पढ़ रहे थे उसके अंदर ही ये आया है गाइडलाइंस रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, है ना। जो भी गाइडलाइंस रिलेटेड हैं डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म से समझेंगे, प्रोविजंस जानेंगे क्या अंदर बातें हैं। और उसके पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के इस बहुत स्पेशल प्राइज वीक के बारे में जान लीजिए। डोंट स्किप गाइस। अगर आप सच में कोई कोर्सेज लेना चाहते हो 10% का आपको ऑफ मिल रहा है। अपने आप से ये कोर्सेज 10% कम हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर तक ये ऑफर है। और अगर सोने पे सुहागा हो तब है जब आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज कर ले और 10% और डिस्काउंट आप पा जाएंगे। आप देख रहे हैं क्या कॉम्बो प्राइजेस क्या हो गए हैं। ऑप्शनल वगैरह तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है। बिलीव मी गाइस, हाइक कभी भी आ जाएगा। तो इफ यू वांट टू परचेज दिस कोर्स डेफिनेटली डू इट। रेज हैंड का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। आप इतने फेवरेट अपने एडुकेटर से लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। मतलब सर ऑफलाइन से भी बेटर है। आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज करना मत भूलिए। और प्लस में ये और आइकॉनिक में ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अनअकैडमी लोन भी दे रही है यूपीएससी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है। बिलीव में बहुत आसानी से दे रही है। और यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सिर्फ आईएएस का कोड यूज करते हो। उसके साथ 20 बुक्स भी फ्री मिल रही हैं आपको 1 साल या 1 साल के से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन में अगर आप लेते हो तो। और ये बुक्स क्रिएट करी गई हैं बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा। यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। और काफ़ी कुछ है अकेडमी पे। आप जल्दी से जल्दी अवेल करिए। प्रीलिम्स स्पेशल है ये। और सिर्फ आईएएस कोड का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए। बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो भाई टॉपिक था गाइडलाइंस रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले बात आती है प्रोविजंस की। तो देखिए बात क्या है कि रूल्स एस्टैब्लिश अ सेल्फ टच सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर and a code of ethics and a 3-tier grievance redressal mechanism for news publishers। तो ये जो रूल्स हैं ये स्टैब्लिश करते हैं एक सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर बना रहे हैं। एक कोड ऑफ एथिक्स होगा, 3-tier ग्रीवेंस रेडरेसल सिस्टम होगा न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए। इसे नोटिफाई किसके अंदर किया गया है? नोटिफाई करा गया है अंडर सेक्शन 87 ऑफ आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिससे आई&बी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है वो इस पार्ट को रूल के इम्प्लीमेंट करेगी। जिसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि एक एक करके बताऊंगी। पहला कोड ऑफ एथिक्स है। अब जो कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल होगा टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वो क्या है? ये कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह होता है ना, प्राइम वीडियो वगैरह, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आते हैं। मतलब पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट इन द रूल्स। ये सेल्फ क्लासिफाई करेंगे कंटेंट को अपने आप से। मतलब ये कंटेंट को 5 चीजों में क्लासिफाई करेंगे। 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में। कैसे मामला रहेगा? एक तो रहेगा, देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे समझाऊं कि 5 यहाँ पे इस तरह से ये क्लासिफाई खुद ही करेंगे। एक तो रहेगा यू मतलब यूनिवर्सल, सब लोग देखो। फिर आएगा यू ए 13+ मतलब 13 साल से ज्यादा वाले देखें। फिर आएगा यू ए 16+, ठीक है, 16 साल से ज्यादा वाले देख सकते हैं। फिर आएगा ए मतलब अडल्ट, है ना। तो ये सब आएंगे जो है इसके अंदर। तो ये 5 कैटेगरीज में इसको जो है वो डिवाइड करा गया है। यूनिवर्सल यू ए 7+, वन सॉरी मैं बीच में एक भूल गई थी, ये 7+ है, ठीक है। यू ए 7+, उसके बाद ये 13+, फिर 16+ और उसके बाद अडल्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, कोई भी अगर आपके फेवरेट कोई भी अगर मान लीजिए कि यूट्यूब पे देख रहे हैं अमित बटाना की, कुछ भी देख रहे हैं, अगर आपका मन कर रहा है और आप देख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें लिख के आने लगा है। अगर आप प्राइम वगैरह में जाएंगे, प्राइम वीडियोज में, तो आप देखेंगे अमेजॉन वीडियोस में अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि नीचे लिख के आता है कि 16+ लोग देखें या ऐसे देखें वैसे देखें। नहीं होगा, मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगी जो है एक वीडियो बना के, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा मैसेज दे रही है वीडियो, कैसा थीम है, वायलेंस है, न्यूडिटी है, ड्रग्स है ना, सब्सटेंस अब्यूज है, जिस तरह का है उसमें डिवाइड आपको करना पड़ेगा। दूसरा,
कि प्लेटफॉर्म्स को ये भी ज़रूरत है कि वो पैरेंटल लॉक्स भी दें कंटेंट के, है ना, जो कि क्लासिफाई करा गया है अंडर जो आपका 13+ या ऊपर के लिए, और रिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी हो फॉर कंटेंट क्लासिफिकेशन एज ए, मतलब जो अडल्ट वाले हैं। तीसरी बात है कि प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है ये डिजिटल, ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करेंगे क्लासिफिकेशन की रेटिंग स्पेसिफिक टू ईच कंटेंट या प्रोग्राम टुगेदर, है ना, रेटिंग वगैरह जो भी है वो बताएंगे। प्रॉपर कंटेंट का डिस्क्रिप्टर होगा, एडवाइजरी होगा और व्यूअर डिस्क्रिशन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रोग्राम, इनेबलिंग द यूजर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन प्रायर टू वॉचिंग द प्रोग्राम। पहले ही बता दो किसके अंदर भैया क्या दे रहे हो, ताकि यूजर पहले से ही डिसाइड कर ले कि क्या मुझे ये आगे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, मेजर्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, कुछ कदम उठाए गए हैं उन लोगों के लिए कि जो बेचारे ऐसे लोग होते हैं, डिसेबल होते हैं ना, स्पेशली एबल्ड होते हैं, तो ऐसे लोग भी इनका फायदा उठा सके इसके लिए। तो भाई जनरल प्रिंसिपल्स OTTs के लिए क्या रहेंगे कि नॉट ट्रांसमिट, पब्लिश, एग्जिबिट एनी कंटेंट विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ और बाय एनी कोड। कोई भी ऐसा कंटेंट आप ना पब्लिश करोगे, ना ट्रांसमिट करोगे, ना दिखाओगे जो किसी भी लॉ के तहत या किसी भी कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई हो जिस कंटेंट पे। दूसरी इनसे कहा गया है कि आप इंडिया के अलग अलग रेस का, है ना, मल्टी रेशियल कंट्री है, तो अलग अलग रेस का ध्यान रखोगे, अलग अलग रीजन का ध्यान रखोगे, है ना, बहुत सोच समझ के, अपनी मर्जी से सोच समझ के आप करोगे, है ना। जब भी आप कोई एक्टिविटी, बिलीफ, प्रैक्टिस, व्यूज दिखा रहे हो किसी भी रेशियल रिलीजियस ग्रुप की, तो आप सबसे पहले ध्यान में रखोगे हर एक रिलीजन, रेस को। उसके बाद आप जो फैक्टर जैसे कि सोविनिटी है, इंटीग्रिटी है इंडिया की, इसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखोगे, सिक्योरिटी स्टेट की ध्यान में रखोगे, पब्लिक ऑर्डर वगैरह को जब भी आप फीचर कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, दिखा रहे हो किसी भी कंटेंट को। तो ये सारा कुछ पब्लिशर्स पे जो है एप्लीकेबल है, न्यूज़ के और करंट अफेयर्स के डिजिटल मीडिया पे। इनको ये ज़रूरत है कि ये जो, यहाँ देख लो, एज एप्लीकेबल टू पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ऑन डिजिटल मीडिया, इसमें ये है कि दे वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व, इन्हें ये पता करना होगा कि जो भी नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो भी नॉर्म्स हैं जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, वो पूरे के पूरे फुलफिल हो। उसके बाद प्रोग्राम कोड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के, ये भी ध्यान में रखे जाएं। और कंटेंट विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ, कंटेंट जो भी किसी भी लॉ के तहत अगर उस पर रोक लगी है, तो ऐसा कंटेंट में भी जो है वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको समझ के चलना होगा कि आप कुछ भी नहीं दिखा सकते ऐसा। ठीक है, तो ये बात करी। फिर बात करें, ये देखिए यहाँ स्क्रीन के ऊपर 3 लेवल ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म। अब ये क्या है, तीनों लेवल के बारे में समझाऊंगी। देखिए लेवल 1 में क्या है, सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर्स। तो पब्लिशर में यहाँ क्या होगा, ये खुद ही एक ग्रीवियांस रिडर्सल ऑफिसर को अपॉइंट कर लेंगे, इंडिया के अंदर वो बेस्ड होगा, और ये डिसीजन लेगा हर एक जो भी दुख वगैरह हो, ग्रीवियांस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो 15 दिनों के भीतर ये डिसीजन ले लेगा। फिर लेवल 2 आया। लेवल 2 में क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ पब्लिशर। अब ये एक या एक से ज्यादा सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज हो सकती हैं पब्लिशर की, है ना। ऐसी बॉडी जो है उन्हें हेड करा जाएगा एक रिटायर्ड जज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के, या इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन के द्वारा, एंड हैव नॉट मोर देन 6 मेंबर्स। और ऐसी जो आपकी बॉडी बनेगी, इसमें 6 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे। ये रजिस्टर्ड भी होने चाहिए INB मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर। और ये जो पब्लिशर है ना, उसके से जो द कोड ऑफ एथिक्स से एकदम स्टिक करके चलने चाहिए, उन्हीं के साथ चलें। जो भी ग्रीवियांसेस हैं उनको यहाँ सॉल्व करें, एंड ये ग्रीवियांसेस जो दुख दखड़े हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर सॉल्व करना होगा। लेवल 2 के अंदर ये है। और लेवल 3 के अंदर है ओवरसाइट मैकेनिज्म। ये क्या है, देखिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाएगी, जिसमें ये पब्लिश करेगी एक चार्टर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज का, जिसमें कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होंगी, कैसे हम क्या करेंगे। दूसरा, ऑर्डर इशू करेगी, डायरेक्शन देगी पब्लिशर को कि वो कैसे मेंटेनेंस और कोड ऑफ एथिक्स से लग के चल सकते हैं। तीसरा, एक
इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी होगी फॉर हियरिंग ग्रीवियंसेस, जो दुख दुखड़े को सुनेगी, एग्जामिन करेगी कंप्लेंट्स को या ग्रीवियंसेस को, और फिर रिकमेंडेशन देगी, जैसे वार्निंग हो गया, सेंसरिंग हो गया, एडमोनिशिंग हो गया, या आप कह लो कि ऐसा कुछ भी हो गया कि भाई जिसमें किसी एंटिटी के द्वारा माफी मांगने की चीज हो, या कुछ कंटेंट को डिलीट करने की, मॉडिफाई करने की चीज हो, वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं ना, किसी से कोई हर्ट हो रहा हो। तो अब यहाँ पे 3 tier ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा होगा ये देख लो आप। ऐसे कुछ वहां बना है, देखो यहाँ नीचे आ रहा है पब्लिशर, फिर आ रहे हैं सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज, और फिर है मिनिस्ट्री ऑफ INB। तो लेवल 1 पे पब्लिशर की साइड से हो रहा है, मतलब ग्रीवियंस रिड्रेसल बाय पब्लिशर। लेवल 2 पे सेल्फ रेगुलेशन चल रहा है, और लेवल 3 पे सरकार आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओवरसाइट है देखना, ये आएगा। लास्ट में है कुछ दूसरी रेगुलेशंस। दूसरी रेगुलेशन में पहली तो ये कि इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी, उस टाइम पे ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक ऑथराइज ऑफिसर किसी भी इमरजेंसी के केस में बहुत ही सही से एग्जामिन करेगा, है ना, कि क्या जरूरी है, जस्टिसेबल है कि किसी कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाए, इस ग्राउंड पे, इस बेस पे कि भाई रिफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 69A ऑफ द एक्ट के तहत। और दूसरी रेगुलेशन ये है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि एक पब्लिशर न्यूज का, करंट अफेयर कंटेंट का, और पब्लिशर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का जो कि हमारे टेरिटरी में इंडिया की ऑपरेट कर रहा हो, वो मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करेगा डिटेल्स, एक एक डिटेल के बारे में। उसके साथ टाइम टू टाइम पे रिपोर्ट वगैरह, कंप्लायंस रिपोर्ट देता रहेगा हर एक महीने। इसमें डिटेल होंगी, क्या उसे ग्रीवियंसेस, क्या दुख दुखड़े मिले, और क्या उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया। तो ये कुछ कदम उठाए गए इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक कहता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में, ठीक है, UAPA के बारे में। फिलहाल क्यों न्यूज में है ये जानते हैं। देखिए अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, इन्होंने कहा कि यहाँ पे करीब 72% राइज हुआ है UAPA केसेस के तहत 2019 में, अगर आप कंपेयर करो इसको 2015 से। तो मतलब 2015 के कंपैरिजन में 2019 में 72% केस राइज हुए हैं। तो अब थोड़ी बात जाननी जरूरी हो जाती है UAPA के बारे में। देखिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म है 1967 एक्ट। इसे लाया गया था ताकि प्रिवेंशन कर सकें, रोक सकें हम अनलॉफुल जो एक्टिविटीज होती हैं, इंडिविजुअल के द्वारा की जाती हैं, एसोसिएशन के द्वारा की जाती हैं, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, उनसे डील करने के लिए, और ऐसे ही जो मैटर्स है उनसे डील करने के लिए। ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि अनलॉफुल एक्टिविटी या कोई भी एक्शन जो इंडिविजुअल ले, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल काम करे, एसोसिएशन काम करे, जिसकी वजह से किसी भी देश के हिस्से में कुछ गड़बड़ हो, या इंडिया की सोविनिटी पे सवाल उठे, या हमारी ऑनेस्टी, हमारी इंटीग्रिटी को यहाँ पे कुछ हिले, इसमें डिस्ट्रप्शन हो, तो ये सब कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कहलाएगी। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करती है एक पर्सन को भी, मतलब एक इंसान को भी, पर्सन को भी, या ऑर्गेनाइजेशन को भी एक टेररिस्ट पर्सन के तौर पे, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। अगर कोई ऐसा इंसान या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा काम करती है जो टेररिज्म से रिलेटेड हो, या फिर प्रिपरेशन करती है टेररिज्म की, या फिर टेररिज्म को प्रमोट करती है, या फिर किसी भी तरह से टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इससे क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप ऑल इंडिया बैन कर सकते हो एसोसिएशंस का जो कि अनलॉफुल इस एक्ट के तहत डिक्लेयर कर दी गई हैं। इसके साथ ये भी है कि एक ट्रिब्यूनल भी यहाँ पे इनके तो अंदर प्रोवाइड करी गई है, जो हियर करेगी, अपील करेगी इस बैन के अगेंस्ट, है ना। हमारे जहाँ पे ऐसे केसेस आएंगे कि बैन कर दिया, अब इस बैन के अगेंस्ट जो है जहाँ पे हियर या अपील होगी, तो उस ट्रिब्यूनल के द्वारा ये देखा जाएगा। उसके साथ चाहे नेशनल, इंडियन नेशनल्स हैं या फॉरेन नेशनल्स हैं, इन दोनों को ही देखिए यहाँ लिखा है, बोथ इंडियन नेशनल एंड फॉरेन नेशनल कैन बी चार्ज्ड अंडर द एक्ट। साथ में एक्ट के अंदर वो ऑफेंडर्स भी हैं जो कि अकाउंटेबल है इन द सेम मैनर। अगर मान लीजिए क्राइम कमिट हुआ हो किसी बाहर देश में, फॉरेन लैंड में, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आखिरी में इस एक्ट के तहत केसेस जो है उसे स्टेट पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा एक चार्ट टाइप का है, वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। वो ये है कि कुछ दूसरे एंटी टेरर लॉज हैं, जैसे कि टेररिस्ट
एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 था, जिसे 2004 में रिपील कर दिया गया था। फिर एक पोटा आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसे भी 2004 में रिपील कर दिया गया था। ऐसे ही MCOCA, जब हम यहाँ पे इंटरनेशनल ये सिक्योरिटी पढ़ रहे थे इंटरनल, तो हमने पढ़ा था महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ये था 1999 में आया था, इन फोर्स है ये अभी। उसके बाद गुजरात कंट्रोल ऑफ सॉरी मैंने महाराष्ट्र काउंसिल बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, दैट इज महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ओके, 1999 जो भी इन फोर्स है। और एक है गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2019 का, ये भी अभी फोर्स में है। तो ऐसे ही रिलेटेड कुछ एक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए UAPA के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी लाए गए वक्त के हिसाब से। तो कब क्या हुआ समझते हैं। एक अमेंडमेंट 2004 में किया गया। इसमें क्या हुआ कि criminalized indirectly supporting a terrorist organization by raising of funds for a terrorist act और मेंबरशिप ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। भाई अगर आप इनडायरेक्टली किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हो या ऐसे टेररिस्टों के लिए कोई पैसा वगैरह फंड वगैरह रेज कर रहे हो या मेंबरशिप है आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की, तो भी आप क्रिमिनल माने जाओगे, ये भी इसके अंदर जो है आप आ जाओगे। फिर 2008 में एक अमेंडमेंट आया, उसमें ये हुआ कि जो फंड की प्रोविजन मैंने बताया ना, पैसा इकट्ठा करने की, इसे और ज्यादा ब्रॉड करा गया इसका स्कोप, ताकि ज्यादा से ज्यादा कवरेज ले सकें कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज को जो फाइनेंसिंग हो जाती है ना, वो किसी भी तरह से हो, उन सारे तरीकों को इसके अंदर ले लिया गया था। फिर एक अमेंडमेंट 2012 में हुआ, इसने टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन को और बढ़ाया। इसमें ऑफेंसेस थे जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा था। और अभी रिसेंट हुआ है अमेंडमेंट 2019 में, इसमें सरकार के पास इतनी पावर है कि इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल नहीं थे, अब इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट के तौर पे करार किया जा सकता है। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट किया जाता था। और अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोई ऑफिसर कर रहा है जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर है, तो इसके लिए अप्रूवल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उनकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी अगर कोई टेररिज्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी को सीज करना है, जब्त करना है। पहले अप्रूवल जो था वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, DGP का जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स को ये पावर मिली है ऑफ रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव टू इन्वेस्टिगेट द केस, मतलब NIA के इंस्पेक्टर या ऊपर की रैंक वाले लोग जो हैं वो केसेस को इन्वेस्टिगेट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 को ऐड करा गया है टू दी शेड्यूल अंडर द एक्ट। तो ये कुछ कहानी हमने आपको UAPA के बारे में बताई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पब्लिक इंटेंट डेटा। ये क्या है और फिलहाल न्यूज में क्यों रहा। देखिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने हाईलाइट करा है कॉन्सेप्ट इस पब्लिक इंटेंट डेटा का। आइए रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए रिपोर्ट को रिलीज करा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये रिपोर्ट रिलीज करी गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2021 में। इसका टाइटल था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स। रिपोर्ट के अंदर ये था कि भाई एक्सप्लोर कर रही थी द पोटेंशियल ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड, ऐसा डेटा जो समाज के लिए अच्छा है। ये प्रेजेंट कर रही थी किस तरह से पब्लिक इंटेंट डेटा जो है वो एक बदलाव ला सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर सकता है पब्लिक सेक्टर में। तो अब आप बार बार एक बात सोच रहे होंगे कि मैम व्हाट इज दिस पब्लिक इंटेंट डेटा, ये जो आप बोले चली जा रही हैं। देखिए पब्लिक इंटेंट डेटा ये ऐसा डेटा होता है जिसे कलेक्ट करा जाता है विद द इंटेंट ऑफ सर्विंग द पब्लिक गुड, इस इंटेंशन से कि हम समाज का भला करेंगे, बाय इन्फॉर्मिंग द डिजाइन, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और थ्रू अदर एक्टिविटीज। ये डेटा जो है ना, ये एक बहुत सारी सरकारी फंक्शन के लिए मेन रिक्वायरमेंट होती है। इससे समाज का भला होता है, इनकी सर्विस डिलीवरी इनको अच्छे से देखे, जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको प्रायोरिटी देके, जो कम रिसोर्सेज हैं शॉर्ट है ना, गो सरकार को अकाउंटेबल बना के और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करके उनको पावर प्रोवाइड करके। तो आप कहेंगे मैम कितने तरह का पब्लिक डेटा होता है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
कि देखिए 5 तरह का पब्लिक डेटा आपको देखने को मिलेगा। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। ये डेटा जैसे कि बर्थ हो गया, मैरिज हो गई, या डेथ रिकॉर्ड हो गए, डेथ फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सॉरी डेटा फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, फिर समझ लीजिए, सच एज बर्थ, मैरिज, डेथ रिकॉर्ड एंड डेटा फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड टैक्स रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा हो गया। दूसरा हो गया सेंसस। इसमें क्या है? ताकि सिस्टमैटिकली हम यहाँ पे रिकॉर्ड करें इंफॉर्मेशन, है ना, जो पूरी हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी। फिर तीसरा आता है यहाँ पे सैंपल सर्वेज जो होते हैं, आपने सुने होंगे। तो ड्रॉ ऑन ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, उस हिसाब से ये बनाए जाते हैं, करे जाते हैं। फिर आता है सिटीजन जनरेटेड एंड मशीन जनरेटेड डेटा, कुछ सिटीजन जनरेटेड और मशीन जनरेटेड डेटा। और लास्ट में आता है जियो स्पेशियल डेटा। बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होती हैं, उनका यहाँ पे डेटा होता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। 5 तरह का डेटा मैंने आपको बताया। अब गैप्स क्या हैं पब्लिक इंटेंट डेटा में, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि दिक्कतें हैं तभी तो यहाँ पे बात हो रही है ना इस बारे में। तो अनसेफ यूज हो रहा है डेटा का, डिफिकल्टी है डेटा को यूज करने में, डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इनएडुकेट कवरेज है डेटा का। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, और ये हमने पब्लिक इंटेंट डेटा के बारे में जान लिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI कार्ड के बारे में। तो न्यूज में क्यों रहा, फिलहाल इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि रिसेंटली सेंटर ने यहाँ पे इजी कर दिए नॉर्म्स फॉर री इशू ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो क्या करा है कि सेंटर ईज द नॉर्म्स फॉर री इशू ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड्स। अब न्यूज के बारे में थोड़ी और बात जानते हैं। देखिए अभी करेंटली जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, OCI कार्ड है, ये रिक्वायर्ड है टू बी री इशू ईच टाइम अ न्यू पासपोर्ट इज इशूड। मतलब हर बार जब इसमें क्या होता है, करेंटली OCI कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी री इशूड ईच टाइम अ न्यू पासपोर्ट इज इशूड अप टू 20 years of age and once after completing 50 years of age in view of biological changes in the face of applicant। देखो बदलाव आता रहता है ना शक्लों में, इसलिए यहाँ पे अभी क्या था कि OCI कार्ड को जरूरत थी कि ये री इशू हो हर दफा जब एक नया पासपोर्ट इशू होता है ना, अप टू 20 years ऑफ एज। तो ये था, और एक बार तब होगा जब आप 50 साल की पूरी उम्र कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि यही समय होता है जब थोड़ा आपका चेहरा बदलता है। This has been dispensed with and now OCI card has to be reissued only once। अब ये खत्म कर दिया गया। अब ये हो गया है कि जो OCI कार्ड है सिर्फ एक बार जो है रीइशू होगा when a new passport is issued after his or her completing 20 years of age। जब बच्चा जो है वो 20 साल की उम्र कंप्लीट कर लेगा, तो जब भी नया पासपोर्ट इशू होगा बस उसी के साथ ही एक ही बार खाली अब जो है वो OCI कार्ड इशू होगा, बारी बार नहीं होगा। ठीक है, फॉर अदर्स रीअश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी के लिए कोई रीअश्योरेंस जरूरत नहीं है। तो समझे क्या है न्यूज कि सेंटर ने कुछ नॉर्म्स को इजी कर दिया है री इशू को लेके OCI कार्ड्स के बारे में, जो मैंने बताया कि क्या करा है। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज दिस OCI, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो देखिए एक ऐसा इंसान जो कि OCI कार्ड होल्डर के तहत रजिस्टर्ड है अंडर दी सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं? तो एलिजिबिलिटी ये है कि फॉरेन नेशनल जो एक इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल होता 26 जनवरी 1950 1950 को। दूसरा, या तो वो चाइल्ड हो या ग्रैंड चाइल्ड हो किसी, या आप कह लो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, मतलब बेटा हो या बेटी हो, मतलब समझ रहे ना, बेटा बेटी हो या पोता पोती हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब चाइल्ड हो या ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, ऐसे किसी सिटीजन का जो कि एलिजिबल होता इंडिया का नागरिक बनने के लिए 26 जनवरी 1950 में। या फिर ये स्पाउस होता, मतलब पति या पत्नी हो ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया की, या फिर ऑफ एन OCI कार्ड होल्डर की विद सर्टेन कंडीशंस।
अब देखिए कुछ सिटीजन जैसे कि पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, किसी दूसरे देश के जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करा हो, वो एलिजिबल नहीं है ओसीआई कार्ड होल्डर के। तो ये आई थिंक चैप्टर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 या 5 है ना, 3 है आई थिंक पॉलिटी के अंदर। अब देखिए व्हाट बेनिफिट्स वन इज एंटाइटल्ड टू, क्या फायदे मिलते हैं ऐसे ओसीआई कार्ड होल्डर को। देखिए बहुत सारी बार मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है ना, कि आप इंडिया आइए किसी भी पर्पस के लिए, उसके साथ रजिस्ट्रेशन से किसी भी वक्त के लिए आप इंडिया में रह रहे हैं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन है। उसके बाद पैरिटी विद एनआरआईज, जैसे कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या एजुकेशनल फील्ड में, एक्सेप्ट द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, ये छोड़ के बाकी सब कुछ आप जो है एनआरआईज की तरह ले लो। उसके साथ इंटर कंट्री अडॉप्शन है इंडियन चिल्ड्रन का, मतलब आप ले सकते हो, बच्चे वगैरह अडॉप्ट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे परसुइंग प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर बन जाओ, यहाँ डेंटिस्ट बन जाओ, आके बन के जाओ यहाँ, प्रैक्टिस वगैरह कर लो, नर्सेस की, फार्मासिस्ट की, एडवोकेट्स की, सीए की। फिर अपीयरिंग फॉर द ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और सच अदर टेस्ट, ऐसे टेस्ट के लिए आप अपीयर कर सकते हो। अब इंडियन नेशनल के साथ क्या पैरिटी है इसकी, फॉर एयर फेयर टैरिफ्स फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल एंड एंट्री फीस टू एनी नेशनल पार्क। आप जब जा रहे हो ना तो आप ऐसे ही फायदा उठाओगे जैसे कि एक इंडियन नागरिक उठाता है। किसी नेशनल पार्क में कैसे आपने देखा होगा लाल किले वगैरह में फॉरेनर्स के लिए जो है वो बहुत महंगा टिकट है हमारे के कंपैरिजन में। तो ऐसे ही क्या है कि यहाँ पे आप सेम रेट का टिकट मिलेगा नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल मॉन्यूमेंट में, हिस्टोरिक साइट में, म्यूजियम में, किसी भी देश के। और रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, अब हर चीज में फायदा दे देंगे तो इंडियन सिटीजन नहीं बन जाओगे। रिस्ट्रिक्शन ये होते हैं कि स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है अगर आपको कोई रिसर्च वर्क करना है, कोई इंटर्नशिप करनी है, एम्प्लॉयमेंट करना है किसी भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन के लिए, यहाँ के लिए नहीं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन के लिए या फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे देश इंडिया के अंदर। दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी भी तरह का मिशनरी, माउंटेनरिंग, जर्नलिज्म, तबलीग एक्टिविटीज वगैरह नहीं कर सकते हो बिना किसी प्रायर परमिशन के। उसके साथ कि जरूरत है कि प्रोटेक्टेड एरिया जो परमिट आता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट होता है ना, जो किसी भी ऐसी प्लेस जो कि आपकी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर या रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ रही हो, ऐसी जगह पे जाने के लिए आपको यहाँ के परमिट लेने पड़ेंगे। आप वोट नहीं दे सकते और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड भी नहीं कर सकते। और आखिरी में आपको कोई पब्लिक सर्विस में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा या फिर ऐसी कोई पोस्ट जो कि यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्शन में हो, ऐसी किसी जगह पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कहानी है। अब यहाँ तक इसको रखते हैं, अदरवाइज बहुत लंबे लंबे आई थिंक हो जाएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आगे पढ़ने में। नेक्स्ट में हम 2 टॉपिक करेंगे और फिर हमारे भी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे थोड़े से। तो चलिए धन्यवाद। और अगर अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सिर्फ आईएएस का कोड डाल के मेरे लेक्चर्स को फॉलो करिए और इसी कोड को डाल करके आप कोई भी वहाँ पे कोर्स परचेज करेंगे तो 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।